नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है और उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिमांड जोन और सप्लाई जोन के बारे में कि डिमांड जोन और सप्लाई जोन क्या होते हैं, ये चार्ट्स में किस तरीके से ड्रॉ करते हैं और किस तरीके से इनका यूज़ करके हम ट्रेड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं डिमांड जोन और सप्लाई जोन के बारे में। तो सबसे पहले अपन ये समझ लेते हैं कि डिमांड जोन क्या होता है और सप्लाई जोन क्या होता है। ज़्यादा समय न लेकर हम जल्दी समझते हैं कि सप्लाई जोन और डिमांड जोन क्या होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि किसी चीज़ की जब डिमांड बढ़ती है, मतलब किसी चीज़ की जब मांग बढ़ती है, उस चीज़ को खरीदने वालों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, तो हम यह कहते हैं कि उसकी डिमांड बढ़ गई है, उसको खरीदने वालों की संख्या ज़्यादा है। मतलब वो चीज़ अभी विशेष महत्व रखती है पर्टिकुलर टाइम पर या पर्टिकुलर प्राइस पर। जैसे हम देखते हैं कि किसी चीज़ का अगर भाव कम हो रहा है और चीज़ अच्छी है तो हम उसको खरीदना चाहते हैं, तो हमारे साथ साथ दूसरे लोग भी खरीदना चाहते हैं, तो हम यह कह सकते हैं कि उस चीज़ की डिमांड बढ़ गई है, जिससे क्या होगा कि उस चीज़ को ज़्यादा लोग खरीदने जाएंगे, फिर उसका भाव धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो ये होता है डिमांड जोन। ऐसा ही स्टॉक्स में होता है। जब स्टॉक्स एक अच्छा स्टॉक्स रहता है फंडामेंटल, या हमको लगता है कि अच्छा स्टॉक्स है, निफ्टी 50 में आता है, और जब लगातार वो गिरता जाता है तो एक पर्टिकुलर लेवल पर आकर प्राइस वहाँ से फिर से आप जाता है, मतलब वहाँ पर लोग खरीदने लगते हैं उस प्राइस पर, तो हम कहते हैं कि डिमांड आई है अभी स्टॉक्स में, जिससे उसका भाव बढ़ रहा है। ये होता है डिमांड जोन, मतलब किसी स्टॉक्स को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खरीदना। बात करते हैं सप्लाई जोन की कि सप्लाई जोन क्या होता है। सप्लाई जोन माने क्या होता है कि किसी स्टॉक्स का भाव गिरना। जैसे हमको पता चला है या न्यूज़ आई है किसी स्टॉक्स के बारे में कि ये स्टॉक्स में ये वाली खराबी आई है, या इस स्टॉक्स की कंपनी के अंदर ये समस्याएं चल रही है, तो जब ये समस्या हमारे सामने आएगी और हमने अगर उसको होल्ड करके रखा है, तो हम जनरली क्या करेंगे, उस स्टॉक्स को बेचना चालू कर देंगे। अब उस स्टॉक्स को खरीदने वालों की संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि वही की वही न्यूज़ उनको भी पता चली होगी। तो इस तरीके से होता है कि जब किसी स्टॉक्स को खरीदने वालों से ज़्यादा बेचने वालों की संख्या बढ़ जाएगी एक पर्टिकुलर लेवल पर, तो हम कहेंगे उस स्टॉक्स में सप्लाई आई है, मतलब प्राइस ड्रॉप हो रहा है। तो जनरली हम यह कह सकते हैं कि किसी लेवल पर प्राइस का ड्रॉप आउट होना वो सप्लाई जोन कहलाता है। तो अब हम इन्हें चार्ट्स में समझते हैं और किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं और किस तरीके से हम वेट कर सकते हैं कि इनके जब ब्रेकआउट या सप्लाई जोन जब डिमांड जोन में कन्वर्ट होगा, या जब डिमांड जोन सप्लाई जोन में कन्वर्ट होगा, तो किस तरीके से हम ट्रेड ले सकते हैं। और निफ्टी और बैंक निफ्टी में अपन समझते हैं कि इनको किस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं और सप्लाई जोन और डिमांड जोन के अनुसार किस तरीके से हम प्लानिंग कर सकते हैं हमारे ट्रेड की। और ये चार्ट्स में इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि ये हर जगह हमें काम में आते हैं। हम जैसे लेवल बनाते हैं ना कि एक लाइन ये हमने खींच दी, इसके ऊपर जाएगा तो बाई, तो वहाँ पर एक लाइन हम केवल खींचते हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो स्टॉक्स में एक जोन रहता है, उस जोन के अंदर लोग बड़े बड़े जो ऑपरेटर्स रहते हैं वो बाय और सेल करते हैं। तो कहीं डिमांड जोन होता है, कहीं सप्लाई जोन होता है। तो ये अपन चार्ट्स में समझते हैं और ड्रॉ करके देखते हैं कि कैसे काम करता है और किस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो बाकी चलते हैं अपन चार्ट्स पर। अब दोस्तों, ये अपन आया है चार्ट्स पर और ये मैंने निफ्टी का चार्ट खोल के रखा है। तो यहाँ पर अपन समझते हैं डिमांड और सप्लाई जोन। तो जो डिमांड और सप्लाई होता है ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही होता है। तो ये किस तरीके से काम करते हैं अपन ये समझते हैं। देखो, एग्जांपल के लिए मान लो कि प्राइस नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। अब प्राइस जहाँ से भी नीचे की ओर आता है, जैसे प्राइस यहाँ से नीचे की ओर आया और नीचे आने के बाद जिस भी जगह से ये सपोर्ट लेता है या जहाँ से ये उठना चालू करता है, ये हमारा हो जाएगा डिमांड जोन। और जिस भी जगह से प्राइस क्या करता है, रेजिस्टेंस लेता है या जहाँ से नीचे की ओर आता है, वो हमारा हो जाएगा सप्लाई जोन। तो प्राइस जब भी इस जोन के पास आएगा तो यहाँ से डिमांड क्रिएट होगी और प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर चला जाएगा। ठीक वैसे ही प्राइस जब भी इस सप्लाई जोन के पास आएगा तो यहाँ से संभावना रहेगी कि ये रिजेक्शन लेगा, और अगर इसको ब्रेकआउट कर रहा है तो यही सप्लाई जोन डिमांड जोन में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से। और ठीक ऐसा ही इसका उल्टा होगा, अगर डिमांड जोन ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, तो ये डिमांड जोन सप्लाई जोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि डिमांड जोन और सप्लाई जोन सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही होते हैं। लेकिन दोस्तों, जो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हैं इनमें क्या होता है कि ट्रैप होने की संभावना ज़्यादा रहती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो कि अपन क्या करते हैं कि एक ट्रेंड लाइन सिर्फ अपन एक सपोर्ट लाइन खींचते हैं। अब सपोर्ट लाइन में किस तरीके से ट्रैप होने की संभावना ज़्यादा होती है, प्राइस सपोर्ट के पास आएगा
और सपोर्ट को ब्रेक कर देगा और फिर से ऊपर की ओर चला जाएगा, और इसमें हम ट्रैप हो जाते हैं और हमारा ऐसे सेलेक्ट करवा लेते हैं। अगर हम एक अलग नज़र से देखें कि सपोर्ट एक अगर लाइन का बनाएंगे तो यहाँ पर ट्रैप होने की संभावना ज़्यादा है, लेकिन हम अगर एक जोन का फॉर्मेशन करें जहाँ से प्राइस उठ रहा था उस ग्रीन कैंडल को पूरा का पूरा कवर करके एक अगर जोन बनाए तो अब हमारे पास जोन बन जाएगा ये, और ये जोन हमें ये बताएगा कि जब भी प्राइस इस जोन में आएगा तब यहाँ से बाउंस बैक होगा। अब अगर जोन के नीचे भी चला जाता है और अगर कैंडल क्लोजिंग देता है तो हम कहेंगे डिमांड जोन यहाँ से फेल हो गया और डिमांड से ज़्यादा यहाँ पर सप्लाई आ गई। तो डिमांड जोन इस तरीके से काम में आता है कि डिमांड जोन हमें एक ट्रैप होने से बचाता है और एक बड़ा जोन दे देता है। अगर हम देखें तो मार्केट एक पर्टिकुलर प्राइस से सपोर्ट या रेजिस्टेंस कभी भी नहीं लेता, वो प्राइस हर बार ऊपर या नीचे होता है, उसके बाद डिमांड या सप्लाई क्रिएट करता है। तो इसलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन को न ड्रॉ कर कर हमें डिमांड और सप्लाई जोन बनाना चाहिए, या सपोर्ट जोन या रेजिस्टेंस जोन। ठीक ऐसे ही जैसे यहाँ पर हम देखते हैं ये मैंने एक रेजिस्टेंस जोन बनाया। अगर हम यहाँ पर देखें तो प्राइस अब क्या कर रहा है कि यहाँ पर हम ट्रैप नहीं हो सकते। प्राइस जब भी इस जोन के पास आएगा और अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है या रिजेक्शन लेता है तो हमें बड़ी आसानी से दिख जाएगा, और हम एंट्री लेने में या एक लाइन में कन्फ्यूज़न ना होकर एक जोन में अच्छी तरीके से हम समझ सकते हैं प्राइस को। जैसे अगर मैं यहाँ पर अब एक लाइन खींचता हूँ तो यहाँ पर हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे मैं ये जोन हटाता हूँ, यहाँ पर देखो प्राइस क्या करता है, पहले इस लाइन को तोड़ा, फिर उसके बाद फिर से इसको सपोर्ट लिया, यहाँ रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ ब्रेक किया। तो इस तरीके से ट्रैप होने की संभावना ज़्यादा हमारे पास रहती है। इसलिए हम अगर जोन का फॉर्मेशन करेंगे या जोन बनाएंगे तो जोन में क्या होता है, ट्रैप होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। जैसे यहाँ पर हम देखें, अब ये जोन बना दिया, इस जोन से प्राइस रिएक्शन भी लेगा और सपोर्ट भी लेगा। तो ये हो गया सप्लाई और डिमांड जोन। अब ये किस तरीके से काम करते हैं ये अपन समझते हैं। जैसे हमने पीछे अभी देखा था कि मार्केट क्या करता है, जब भी नीचे से ऊपर की ओर जाएगा और जहाँ से ये पुल बैक लेगा वहाँ पर हम क्या क्रिएट कर देंगे, एक डिमांड जोन। जैसे यहाँ पर एक डिमांड जोन मैंने बना दिया, थोड़ा इसको अपन ग्रीन कैंडल को पूरा का पूरा कवर कर लेते हैं ताकि आसानी समझ में आ जाए। तो ये मैंने बना दिया एक डिमांड जोन। अब जब भी प्राइस इसके पास आएगा तो यहाँ से डिमांड क्रिएट होगी और प्राइस ऊपर की ओर निकलेगा। और दूसरी बात हमने क्या देखी कि प्राइस जहाँ से रिजेक्शन लिया था वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक जोन बना दें। अब जब भी प्राइस इस जोन के पास आएगा, यहाँ से या तो ब्रेक कर चुका होगा तो डिमांड बन जाएगा ये सप्लाई जोन, या अगर इसको ब्रेक नहीं किया होगा तो यहाँ पर ये सप्लाई जोन की तरह रिएक्ट करेगा। जैसे यहाँ पर अपन देखते हैं कि प्राइस यहाँ से डिमांड जोन से डिमांड क्रिएट करता है और इस सप्लाई जोन को ब्रेक कर देता है, और फिर से जब इसको रिटेस्ट करने आता है तो ये सप्लाई जोन डिमांड जोन की तरह वर्क करती है, और हर बार फिर प्राइस इसके पास आता है और डिमांड क्रिएट होती है। तो ये डिमांड जोन हो गया, इस तरीके से काम करता है। अब मैंने क्या बताया कि प्राइस जहाँ से पिछली बार रिजेक्शन लेके नीचे आया था, अगर वहाँ पर हम एक जोन बनाएं तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, एक सप्लाई जोन बन जाएगा। जैसे यहाँ पर अपन जोन बनाते हैं तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो प्राइस यहाँ से पिछली बार रिजेक्शन लेके नीचे आया था, तो प्राइस अब हर बार क्या कर रहा है कि यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे को आ रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक बार फेक ब्रेकआउट दे दिया या सप्लाई जोन को पार करके फिर से नीचे आ गया, तो हम हमारे जोन को ऊपर भी कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। अब जब भी प्राइस इस यहाँ से जब फेक ब्रेकआउट हुआ था और यहाँ से नीचे की ओर आया था तो संभावना रहेगी कि ये फिर से यहाँ पर ये सप्लाई जोन डिमांड जोन की तरह रिएक्ट करेगी ब्रेकआउट होने पर। तो इस तरीके से हम डिमांड जोन और सप्लाई जोन को चार्ट्स पर ड्रॉ कर सकते हैं और ट्रैप होने से बच सकते हैं। इसके बजाय हम अगर ट्रेंड लाइन और सपोर्ट लाइन लगाते हैं तो वहाँ पर ट्रैप ज़्यादा होते हैं, लेकिन जोन्स में संभावना ज़्यादा रहती है कि हमारा माइंडसेट क्लियर होता है और हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस या डिमांड जोन या और सप्लाई जोन बड़ी आसानी से दिखने लगते हैं। तो इस तरीके से सप्लाई जोन और डिमांड जोन का यूज़ होता है। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि डिमांड जोन क्या होता है और सप्लाई जोन क्या होता है। और एक बात और अपन मैं बता दूं आपको कि मान लो कि एक डिमांड जोन है और एक सप्लाई जोन है, तो जितनी बार प्राइस डिमांड जोन से टकराएगा मतलब वो डिमांड जोन कमज़ोर होता जा रहा है और उसके टूटने की संभावना ज़्यादा है। जैसे यहाँ पर अपन देखते हैं कि पहले सप्लाई जोन को यहाँ पर टेस्ट किया, उसके बाद यहाँ पर तोड़ने की कोशिश करी, फिर यहाँ तोड़ने की कोशिश करी और पिछली बार और इस बार यहाँ पर तोड़कर वापस ऊपर को निकल गया। तो इस तरीके से जब प्राइस किसी लेवल से बार बार टकराता है इसका मतलब कि उसे तोड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो लेवल कमज़ोर हो चुका है। तो इस तरीके से हम डिमांड जोन और सप्लाई जोन का यूज़ करके हमारी ट्रेडिंग अच्छी कर सकते हैं और हमारे लेवल बड़े आसानी से बना सकते हैं हम।
तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा सप्लाई और डिमांड जोन का। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।